अच्छा, मीनवाइल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर, जैसे हमने तस्करा किया, बढ़ चुकी है। पहले से अटैक्स भी ज़्यादा हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद TTP की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में बढ़ी हैं। ये जो बन्नू अटैक है, इसने हिला के रख दिया है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो एक गैर मारूफ तंजीम कबूल करती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं और क्या आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होगा? टेररिज्म तो बढ़ चुका है ना, ऑलरेडी 100% इंक्रीज हो गई है ओवर 50 ईयर पिछले साल, तो वो तो बढ़ गया है। और अभी आपने देखा जिस तरीके से ये अटैक्स हो रही हैं और सुइसाइड अटैक्स बढ़ रही हैं, तो वो तो अब नज़र आ रहा है कि दिस इज गोइंग अप। मगर यहाँ से आपको कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं मिल रही, आपको नज़र नहीं आ रही ना। और बातें हो रही हैं जी, नेक्टा ये कर रहा है, नेक्टा वो कर रहा है, बट ऑन द ग्राउंड आपको नहीं नज़र आ रहा ना एन अटेम्प्ट टू। सारा कुछ ये वो कर जाते हैं तो फिर आप भागदौड़ थोड़ी शुरू करते हैं, स्टेटमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कंडेमनेशन के, मगर कोई प्रीएम्प्टिव किस्म की कोई पॉलिसी अभी नहीं बनी यहाँ। अगर बनी भी होगी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, अगर इम्प्लीमेंट हो रही है तो नज़र नहीं आ रही, अगर नज़र नहीं आ रही तो कामयाब नहीं है। सो यू नो दे रियली हैव टू। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बड़ी सीरियस इशू है। जब दो नेबरली गवर्नमेंट्स फैसला कर लें कि आपको हमने चैन से नहीं बैठने देना, एक वेस्ट पे और एक ईस्ट पे, इंडिया और अफगानिस्तान, ठीक, और आपके मुल्क के अंदर अंदरूनी हालात में आपकी डिविजन्स हो इतनी, जिस किस्म की आपकी डिविजन्स हैं, और आपकी जो हुकूमत है, ये जो सेटअप है, उसके ऊपर लेजिटिमेसी का एक सवाल खड़ा हुआ, तो ये तो इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल दिस सिचुएशन ना। इन ऑर्डर टू हैंडल एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, फर्स्ट यू नीड यूनिटी within yourself. You need a unity, then you need a unity command, not just an agreement कि we are all agreed, कोई लड़ाई झगड़े हम नहीं कर रहे, but you also need a unity of command. Then you also need to take some very drastic actions. अब यहाँ क्या करेंगे? ये अफगानिस्तान में जाके ऑपरेशंस तो कर नहीं सकते, जो अमेरिका ने किया था, बूट्स ऑन ग्राउंड कर दिए। अब ये तो नहीं कर सकते ना, दे कांट सेंड फोर्सेस इनटू अफगानिस्तान टू कि तालिबान के जो हाइडआउट्स हैं वहाँ जाके अटैक करें, और जो जहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो फाइटर्स हैं उनके जो कैंप्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर वहाँ बमबारी करें। तो एक आध बारी करके उसके बाद वो शोर पै जाता है, तो वो तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो वो तो पॉलिसी अभी नहीं बनी कि हमने ये जंग को लेके जाना है आगे। अभी तो शायद अगर कोई पॉलिसी बनेगी या बन सकती है तो वो तो यह है कि सेलेक्ट टारगेट्स, बट नॉट अ मिलिट्री कैंपेन। तो वो प्रॉब्लम है ना। तो अभी कैसे इसको डील करेंगे? बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है वो तो अब सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एडेड एंड अबेटेड बाय फॉरेन पावर्स, ये तो इसमें अब कोई शक नहीं है। उनके ग्रीवेंसेस भी बड़े बढ़ गए हैं, सिविल सोसाइटी उनकी जो है वो भी उनके साथ बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज लाइक डिसअपीयरेंसेस एंड सो ऑन। और वो इनेविटेबल होता है, जहाँ मिलिट्री ऑपरेशन होंगे वहाँ डिसअपीयरेंसेस होंगे। कश्मीर में होंगे डिसअपीयरेंसेस, बलूचिस्तान में होंगे डिसअपीयरेंसेस, जहाँ भी मिलिट्री ऑपरेशन होगा अगेंस्ट इंसर्जेंट्स और अगेंस्ट फ्रीडम फाइटर्स और अगेंस्ट सेसेशनिस्ट, जो भी आप उनको कह लें, और जहाँ जहाँ वो जाएंगे, जहाँ जहाँ वो उनके कदम नज़र आएंगे, जो जो उनको पनाह देगा, जो उनको खाना पीना देगा, जो तो सबको वो पकड़ के ले जाते हैं। दिस हैपन्स एवरीवेयर वेयर देयर आर मिलिट्री ऑपरेशंस। दैट्स व्हाई वो कहते हैं ना कि जहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हो वहाँ मार्शल लॉ होता है, वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़, वहाँ नॉर्मल कानून नहीं चलता। देखिए ना, एक बंदा है, उसका चौथा रिश्तेदार जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बंदा है, वो ऑपरेशन करने आया विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। उससे एक रात किसी तो रिश्तेदार के यहाँ पहुँच गया और कहा मुझे पनाह चाहिए, एक रात रोटी दो, सुबह से चले जाएंगे। वो ना तो कर नहीं सकता, अगर वो ना करता है तो वो मारा जाता है इधर, अगर उनको पनाह देता है तो इनको पता चल जाता है मिलिट्री अथॉरिटीज़ को, तो वो कल उसको पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं दस ना कौन आया सी, कितने आए सन, कितने थे, कहाँ से आए थे, आपने क्यों हेल्प की, उसको पकड़ के रख लेते हैं। तो ये इनेविटेबल होता है। तो मैं समझता हूँ इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जब तक इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के तल्लुकात क्विड प्रो को के बेसिस के ऊपर नहीं तय होंगे, उस वक्त तक इंडिया विल सपोर्ट secessionist movements and terrorism in Pakistan, and so will Afghan Taliban. तो ये this is why it requires a very major shift in strategic thinking. Right. But मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बड़े problems हैं, हमारी सारी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि हम मेजर strategic shifts नहीं कर पाते। Because उसके लिए जिस किस्म की domestic strength और unity चाहिए, और within the forces also, because 70 साल से एक बात सिखाई जा रही थी
और अब उसको आप चेंज करें Undo करें। तो कि जी हमने तो इंडिया के साथ अमन करना है और हम कश्मीर छोड़ रहे हैं और वो बलूचिस्तान छोड़ देंगे, ये कौन कहेगा? इट्स टू लेट फॉर दिस। ये अब तो इसलिए ये अनफॉर्चुनेटली ये दिस विल एंड अप इन अ मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और हमेशा जो इनकलाबी किस्म की फ़ैसले होते हैं वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है, जहाँ वो लॉ ऑफ नेसेसिटी जो है वो प्रिवेल करता है कि और कोई चारा नहीं था तो ये करना पड़ा। अभी तो लोग अपने सारा वक्त ड्राइंग मोड पे बैठ के अपने ऑप्शंस कंसिडर करते रहते हैं। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जो इंटरनल फैक्टर है वो बड़ा डेंजरस है सेठी साहब। अभी तक हमने कोई जॉइंट एफर्ट नहीं देखी या पॉलिटिकल विल नहीं देखी। अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं सबसे पहले पेशावर में बैठी जो हुकूमत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो विफाक के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ है। ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना, यूनिटी नहीं है, ये तो आपस में लड़ रहे हैं ना। हाँ। अगर यूनिटी होती तो ये गड्ढापुर ये ना कहता जी कि जी मैं जा रहा हूँ बात करने वक्त हम लेके जा, हाँ, हम लेके जाएंगे। और ये ख्वाजा आसिफ ये ना कहता जो वो कह रहे हैं कि आप तो कर ही कुछ नहीं रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। ऐसे लगता है कि आपने उनको पनाह दी हुई है, इसीलिए फिर आईजी को चेंज करना पड़ रहा है। तो ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इसको कैसे दूर किया जाए? ये नहीं ना, ये दिस इज द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री। ये है वो प्रॉब्लम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का, ये है वो फॉल्ट लाइन जिसकी वजह से हमारा मुल्क सफर कर रहा है और दहशतगर्दी की लहर बढ़ती जा रही है। और सेटलमेंट होनी चाहिए, हल तभी सेटलमेंट जो है बेसिकली दिस हैज टू बी बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान्स पीटीआई। दिस इज दैट डीप रूटेड, दिस इज दिस मच डीप रूटेड। वापस आते हैं हम एक ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब अब सवाल शामिल कर लेते हैं। शांगला से एक क्वेश्चन आया है और वक्त हमारे पास मुख्तसर होगा। फजल हादी साहब, हमने जितने भी फॉरेन लोन्स लिए हुए हैं और अब हर साल बजट में हमारी मईशत का जो 50% पैसा है वो हम सिर्फ सूद के तौर पर देते हैं। जैसा कि पिछले साल का जो बजट था हमारा 18,500 अरब का, उसमें तो 9,500 अरब तो हमने सिर्फ सूद का पैसा दिया फॉरेन लोन्स के ऊपर, और बाकी जो पैसा हमारे पास बचा तो हमने अपने इदारों के ऊपर लगा दिया। अब जैसी जैसी हमारी मईशत बढ़ती जाती है तो इसके पीछे तो 50% पैसा वो सूद का भी बढ़ता जाता है। हमने मुल्क को इस तरह चलाना है, फिर तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिटी साहब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या सिटी साहब पाकिस्तान के मुस्तकबिल में कोई मोड़ तुम्हें ऐसा भी नज़र आता है कि जहाँ पे हम कहें कि वाकई अब पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, IMF और बाकी ममालिक से कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं है और जितने लोन्स हमने लिए हुए हैं इसको भी हम थोड़ा थोड़ा या एक साथ वापस कर दें और फिर उसके बाद पाकिस्तान से भी हम कतर और दुबई जैसा हीरा बना दें? कोई चांस नहीं है आप कतर और दुबई बन सकते हैं। क्यों? आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप ये सारे जो लोन्स हैं ये वापस कर दें। ये आप और लोन्स लेंगे इनको वापस करने के लिए, तो फिर मसला कैसे हल होगा? एक ही रास्ता है, कोई दो रास्ते नहीं हैं। वो रास्ता नहीं है कि और लोन्स लेके इनको दिया वापस किया जाए, वो तो आपको नज़र आ रहा है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो एक ही रास्ता है, और दुनिया का वो कौन सा रास्ता है जो आपको भी अपनाना पड़ेगा और उसमें किसको कुर्बानी देनी पड़ेगी और किसको नहीं देनी पड़ेगी। वो ये है कि इस वक्त आप अगर 100 रुपये आपकी मुल्क की आमदन है तो आप 10 रुपये टैक्स दे रहे हैं।